नमस्कार, न्यूज ब्रीफ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिपवन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने ईद के अवसर पर आतंकवाद से पीड़ित 50 परिवारों के परिजनों को आज नियुक्ति पत्र सौंपे। श्रीनगर में आयोजित कार्यक्रम में मानवीय आधार पर नियुक्ति नियमों के तहत ये पहल की गई और इस मौके पर उपराज्यपाल ने कहा कि ये कदम उन परिवारों के लिए सहारा है जिन्होंने वर्षों का इंतजार किया है। उन्होंने इसे विशेष ईद तोहफा बताते हुए कहा कि रोजगार मिलने से इन परिवारों को नई उम्मीद और जीवन को एक बार फिर से खड़ा करने का अवसर मिलेगा। एलजी ने बताया कि अब तक 400 से अधिक पीड़ित परिवारों को नियुक्ति पत्र दिए जा चुके हैं और यदि कहीं कोई भी यहाँ पर अगर त्रुटि रह गई है तो उसे भी जल्द सुधारा जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रशासन और पुलिस मिलकर इस प्रक्रिया को सुचारू रूप से लागू कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि 1990 के दशक से आतंकवाद ने कई परिवारों को गहरा दर्द दिया और सरकार इन परिवारों को न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस कार्यक्रम के दौरान एलजी मनोज सिन्हा ने और क्या कुछ कहा अपने संबोधन में, वो भी आपको सुनाएंगे। पिछले वर्ष इसी भावना से पूरी शिद्दत के साथ दुख और तकलीफ से भरे टेरर विक्टिम फैमिलीज और ऐसे लोग भी जिनके परिजन सरकारी सेवा में थे, वो भी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। उन्हें गले लगाकर ये कहा गया कि जम्मू कश्मीर प्रशासन और भारत सरकार आपको भूली नहीं है और हम जीवन में आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। नियुक्ति पत्र सौंपने का यह सिलसिला तब तक चलता रहेगा जब तक इंसाफ का इंतजार कर रहे आखिरी परिवार तक जम्मू कश्मीर प्रशासन नहीं पहुंचता। मैं जानता हूं कि जिस गरिमा और धैर्य के साथ आतंकवाद पीड़ित परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोने की पीड़ा सहन की है, उसकी कल्पना भी कुछ लोग नहीं कर सकते। वो बड़ी कठिन है। हर एक सामान्य परिवार की ख्वाहिश होती है कि उसका जीवन स्नेह और सपनों से भरा हो, लेकिन जम्मू कश्मीर में 90 के दशक से हमारे पड़ोसी मुल्क और उस इकोसिस्टम के द्वारा प्रायोजित आतंकवाद ने हजारों निर्दोष परिवारों की स्थिरता, उनका विश्वास, उनका भविष्य, उनके सपने छीन लिए। मैं मानता हूं कि टेरर विक्टिम फैमिलीज को इंसाफ दिलाने के अभियान द्वारा जम्मू कश्मीर प्रशासन ने ऐसे परिवारों को उनका भविष्य वापस सौंपने का एक गुरुतर दायित्व का निर्वहन किया है। एक बड़े मशहूर शायर हुए हिंदी में, दुष्यंत कुमार, उनकी दो पंक्तियां मुझे ध्यान में आ रही हैं कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मैं मानता हूं कि जम्मू कश्मीर में इंसाफ की यह गंगा वितस्ता के दर्द को समझकर अनेक लोगों के आंसू पोंछने का काम कर रही है और इसलिए मैं इसे केवल प्रशासनिक कर्तव्य नहीं बल्कि हम सबका सामूहिक नैतिक दायित्व भी मानता हूं। मुझे याद है गत वर्ष अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली थी। अनंतनाग में मैं कई टेरर विक्टिम फैमिली से मिला था और उनके आश्रितों, निकटतम संबंधियों को फिर से रिहेबिलिटेट करने का भरोसा दिया था। तब से ये केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं है, वह केवल कागजों पर हस्ताक्षर करने, फाइलों को आगे बढ़ाने या कुछ सरकारी पदों को भरने का विषय नहीं है। उसके पीछे इंसाफ की एक गहरी भावना है। सालों से आतंकवाद के शिकार ऐसे परिवार सिर्फ संवेदना के सहारे जीवन काट रहे थे। इस पूरी प्रक्रिया प्रोसेस के पीछे एक लक्ष्य हम सबका है और हमने सुनिश्चित करना था कि कोई भी आतंकवाद पीड़ित परिवार उपेक्षा की दरारों में गिरकर आवाम और प्रशासन की नजरों से दूर न हो। इसलिए मैं इन नियुक्ति पत्र को, अपॉइंटमेंट लेटर्स को दया और उपकार के रूप में नहीं देखता हूं, बल्कि इंसाफ है ये और आज का कार्यक्रम उसी इंसाफ का जीवंत प्रमाण है। यहाँ उपस्थित सभी परिवारों से मैं कहना चाहता हूं कि आपकी पीड़ा और लंबे इंतजार की वजह से आपको जो तकलीफ हुई है उसको हम सब बखूबी महसूस करते हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर हुए जानलेवा हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जैसे वरिष्ठ और सम्मानित
शख्सियत पर हमला बेहद निंदनीय है और चिंताजनक बात भी है। अठावले ने आगे कहा कि जम्मू कश्मीर को भारत के साथ मजबूत रूप से जोड़ने में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उनके स्वर्गीय पिता शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की अहम भूमिका रही। इसीलिए उनकी सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार पूरी तरह से गंभीर है और जरूरत पड़ने पर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर हमला करने वाले को आतंकवादी घोषित करने की जो मांग उठ रही है, उस पर फैसला प्रक्रिया के तहत लिया जा सकता है। अठावले के मुताबिक यदि उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली जम्मू कश्मीर सरकार केंद्र को प्रस्ताव भेजेगी तो उस पर भी विचार किया जा सकता है। के साथ है, इसी तरह के हमले की पूरी जांच करने का प्रयत्न जरूर भारत सरकार की तरफ से होगा और फारूक अब्दुल्ला जी को पूरी सिक्योरिटी देने के संबंध में अमित शाह जी ने उनके साथ बात भी की है, उनकी सिक्योरिटी बढ़ाई है। जिन्होंने हमला किया है उन्होंने क्यों हमला किया है, उनका कहना है कि भाई मैं 20 साल से सोच रहा था कि भाई इनको ऊपर हमला करना है, लेकिन उनका कारण क्या है समझ में नहीं आया है। लेकिन फारूक अब्दुल्ला जी पर हमला के हम पूरा धिक्कार करते हैं, निषेध करते हैं और जरूर फारूक अब्दुल्ला जी हमारे साथ अलायंस में नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी हमें उनके बारे में आदर है और जम्मू कश्मीर को भारत के साथ रखने में फारूक अब्दुल्ला जी का और उनके पिताजी का बहुत बड़ा संबंध रहा है। इसीलिए वे हमले की हम निंदा करते हैं और फारूक अब्दुल्ला जी को भारत सरकार पूरी सुरक्षा देगी, ऐसा मैं विश्वास व्यक्त करता हूँ। हाँ, तो मुझे लगता है कि टेररिस्ट डिक्लेयर करना चाहिए। अभी इसमें यहाँ जो भी हमारी सरकार उमर अब्दुल्ला की सरकार है वो भी वैसा प्रस्ताव भारत सरकार को भेज सकती है और निश्चित रूप से टेररिस्ट है क्या मुझे जानकारी ऐसी मिली है कि भाई जिस शादी में फारूक अब्दुल्ला जी गए थे तो जिसकी शादी थी तो उसके कोई रिलेटिव वो थे, तो ऐसी कुछ जानकारी मिली है, लेकिन उन्होंने हमले का कारण नहीं बताया है। तो लेकिन मुझे लगता है कि टेररिस्ट है क्या नहीं उसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन अगर जो भी है उसमें उसका उधमपुर जिले के कावा गांव में वन्य जीव विभाग और स्थानीय ग्रामीणों की संयुक्त टीम ने आज एक घायल सांभर हिरन का सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया। करीब 120 किलोग्राम वजनी ये हिरन जंगल के नजदीक घायल अवस्था में पाया गया था और आशंका जताई जा रही है कि किसी जंगली शिकारी ने जो है इस पर हमला किया और इस जंगली शिकारी के हमले के अंदर ये घायल होगा। सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। वहीं हिरन को सुरक्षित पकड़ने के लिए करीब 4 घंटे तक लगातार प्रयास किए गए। कड़ी मशक्कत के बाद टीम ने हिरन को सुरक्षित पकड़ा और मौके पर ही उसे प्राथमिक उपचार दिया। इसके बाद बेहतर इलाज और देखभाल के लिए हिरन को जम्मू स्थित मांडा चिड़ियाघर भेजा गया। वन्य जीव अधिकारियों ने बताया कि फिलहाल हिरन की हालत स्थिर है और उसे पूरी तरह से स्वस्थ रखने की कोशिश की जा रही है। जैसे ही हमें हमारे रेंज ऑफिसर महेश अग्रवाल के द्वारा ये मैसेज दिया गया कि एक जो घायल अवस्था जो सांभर है जो कावा एरिया में मिला है, तो लोगों के काफ़ी फ़ोन आए, तो हमारी जो इमरजेंसी टीम अलर्ट रहती है 24/7 कंट्रोल रूम की, वो मौके पर पहुंची रेस्क्यू वैन को साथ में लेके, तो हमने इसको रेस्क्यू किया। लेकिन जो लोकल एरिया के लोग हैं उन्होंने काफ़ी हमारे साथ सहयोग किया, हेल्प की। जो भी इक्विपमेंट साथ में हमें जो डिपार्टमेंट में दिए हैं वो तो हम तो लाए थे, लेकिन उसके वेट काफ़ी था, 130 केजी या 140 केजी के करीब था, वेट काफ़ी था। तो लोगों ने काफ़ी हमारी मदद की, जहाँ के जंगल हैं जो जितने भी हैं लोकल काफ़ी उन्होंने अब ये रेस्क्यू वैन को शिफ्ट किया। उसके बाद हमने फर्स्ट एड देंगे अपने सेंटर में जाके। उसके बाद नेक्स्ट जो हमने हायर अथॉरिटी हमें मैसेज दे दिया है कि ऐसे ऐसे, तो हमारी जो वेटनरी टीम है जो मांडा जम्मू में अवेलेबल है 24/7, इसका जैसे भी ऑपरेशन होगा जैसे भी होगा तो इसके लिए हम उसको उधर फॉरवर्ड नेक्स्ट। सर ये बारिश का मौसम था, रेनी एरिया था, स्लीपी एरिया था, तो है भी नीचे हिली एरिया में ये गिर गया था, क्योंकि ये इंजर्ड था तो ये इरिटेट हो रहा था। लोगों को देख के ये ज़्यादा आगे भाग रहा था, कहीं पीछे भाग रहा था। लोगों ने काफ़ी हमारी मदद की, बड़ी ध्यानपूर्वक आगे इसको इंजरी ना हो, तो उसके कारण हम इसको बड़ी सावधानी से हमने इसको अपनी रेस्क्यू वैन में लोड किया और आज नेक्स्ट जो ट्रीटमेंट के लिए फर्दर जो है इसको हम शिफ्ट कर रहे हैं जम्मू। वहीं सुरनकोट के लोगों ने सुरनकोट बस स्टैंड के सुधार कार्य शुरू होने पर
खुशी जाहिर करते हुए विधायक चौधरी मोहम्मद अकरम और संबंधित विभाग का आभार व्यक्त किया। करीब 80 लाख रुपए की लागत से इस बस स्टैंड के सुधार और विकास का कार्य शुरू किया गया, जहां स्थानीय लोगों का कहना है कि बस स्टैंड की हालत काफी खराब हो चुकी थी, जिससे कि यात्रियों और आम लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। लोगों ने कहा कि विधायक चौधरी मोहम्मद अकरम क्षेत्र के विकास के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं और जनता को बेहतर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कई कदम उठा रहे हैं। स्थानीय लोगों ने ठेकेदार द्वारा किए जा रहे कार्य की भी सराहना की और उम्मीद जताई कि ये प्रोजेक्ट समय पर पूरा होगा। बड़ी खुशी की बात है, अरसा दराज से हमारा ये जो बस स्टैंड है ये परेशानी का शिकार था। यहाँ इंसान सफ़ेद कपड़े खास करके लगा के चल भी नहीं सकता था। तो हमने कई बार लीडरान से, ज़िला अफसरान से गुजारिश की, लेकिन हमारा काम नहीं हो सका। चौधरी अकरम मेरे भाई के एमएलए बनने के बाद हमने फ़ौरन उनसे ये गुजारिश की कि पैसों का बंदोबस्त करें और यहाँ टाइल लगा के दें। 80 लाख रुपया यहाँ सेंक्शन हुआ और टेंडर लग गया। और फिर हमारी खुशनसीबी ये है कि ये जो ठेकेदार हैं, नौजवान लड़के हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, ये हेरा फेरी करते नहीं, बेहतरीन काम हो रहा है। ये जो नीचे इन्होंने फर्श डाला है, बेहतरीन फर्श है। मेरी इनसे भी गुजारिश है कि जितना अच्छा काम हो सके इतना अच्छा काम करें ताकि लोग याद रखें, क्योंकि ये यहाँ ये सूरनकोट की रौनक है। और जितने भी लोग इस पर चलेंगे आपको भी दुआ देंगे। और ये पैसे जो 80 लाख है ये हमारे भी काम आने चाहिए ताकि हम लोग कम से कम 10-20 साल तो ये हमारा बस स्टैंड चल सके। तो आपके चैनल के थ्रू में ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन बिलखसूस डीसी साहब का और यहाँ जो म्यूनसिपलिटी के इंचार्ज हैं एसडीएम साहब या तहसीलदार साहब उन्हें अदा करता हूँ, खास करके एक्शन आरएनबी जिन्होंने फ़ौरन इनको हदायत बख्शी और ये काम कर रहे हैं, इनका भी शुक्रिया और आपका भी शुक्रिया। सबसे पहले चौधरी अकरम साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। जो ये बस स्टैंड का ये काम हो रहा है बहुत ही अच्छा हो रहा है। तो ये चौधरी अकरम साहब को भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने बस स्टैंड के लिए पैसे दिए। अच्छा, लोगों को ये चलने में फुटपाथ बन रहा है, इसका भी बहुत फ़ायदा है। और ये जान बाज़ार में लग रहा था, इसमें भी थोड़ा हमको फ़ायदा मिलेगा। और गाड़ियों की जो है बसेस के लिए उसके लिए भी बहुत अच्छा बनेगा। अच्छा, वो साफ़ सफाई रहेगी इधर बस स्टैंड में। तो ये टाइल लगने जा रही है इधर सूरनकोट, बहुत अच्छी टाइल लग रही है, काम भी बहुत अच्छा हो रहा है। सबसे पहले ये इतना बहुत अरसा से ये काम जो स्टार्ट किया हमारे जो एमएलए सूरनकोट हैं चौधरी मोहम्मद अकरम, उसकी देन है ये। तो हम उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारे इस बस स्टैंड में इतनी खस्ता हालात थी कि लोग चल नहीं पाते थे, इतना कीचड़ होता था। स्कूल के बच्चे, कोई ड्राइवर आज़ाद, कोई हमारे दुकान के कस्टमर आते थे वो भी परेशान हो जाते थे। लेकिन हम इनका अकरम साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि जिसने हमारे बस स्टैंड में ये काम दिया। और दूसरा है कि जो हमारा ठेकेदार हैं यासीन साहब, ये अच्छा काम कर रहे हैं। इस वक्त टाइल भी सब कुछ इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। इससे हमारे हर चीज़ को फ़ायदा मिलेगा। स्कूल के बच्चे आते थे, लेडीज़ हमारे कस्टमर आते थे, दूसरे जो बुज़ुर्ग आते थे, चलते थे। बस स्टैंड में इतनी खस्ता हालात थी, इस हालात की वजह से हम इनका भी शुक्रिया अदा करते हैं, आपका भी। दूसरा जिला पुंछ में आज प्रशासन ने फूड सेफ्टी नियमों के उल्लंघन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए शहर के कई रेस्टोरेंट्स में और फूड आउटलेट्स के अंदर जांच की। जांच के दौरान एक रेस्टोरेंट में इस्तेमाल होने वाला खाद्य सामान घटिया गुणवत्ता का पाया गया, जिस पर टीम ने तुरंत कार्रवाई की और संचालक को कड़ी चेतावनी दी गई। पुंछ के लोगों को साफ और सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ये विशेष अभियान चलाया गया। वहीं जांच टीम ने एडीसी पुंछ ताहिर मुस्तफा मलिक, तहसीलदार हवेली अजहर मजीद, डीएसपी हेडक्वार्टर नीरज शर्मा और एआरटीओ पुंछ शामिल रहे। अधिकारियों ने रेस्टोरेंट में इस्तेमाल होने वाले खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, किचन की साफ सफाई और लाइसेंस से संबंधित दस्तावेजों को भी जांच आपको बता दें कि उनकी भी जांच की गई। वहीं प्रशासन ने दुकानदारों को स्वच्छता और गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने की हिदायत दी और कहा कि लोगों की सेहत से किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं किया जाएगा। ये हम एक्चुअली इनका कमर्शियल ये इनके किचन में देख रहे थे कि कोई डोमेस्टिक सिलेंडर जो है वो यूज़ तो नहीं हो रहा। तो साथ साथ में हमने देखा कि इनके जो कुछ सामान यहाँ पड़ा हुआ था वो ठीक नहीं लग रहा था। तो
हमने इंस्पेक्टर फूड को बुलाया है, वो देख रहे हैं और कुछ चीज़ें हैं जो खाने के काबिल नहीं, उनको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं और बाकी के सैंपल जो हैं वो लैब को भेजे जाएंगे और लैब की रिपोर्ट के बेसिस पे जो कार्रवाई होगी वो करेंगे। पब्लिक को भी अपील है और पब्लिक के साथ साथ जो रेस्टोरेंट चला रहे हैं इनसे भी अपील है कि फ्रेश बनाएं और फ्रेश लोगों को खिलाएं। इस किस्म के जो है ना तो इससे ना सभी लोगों की सेहत पे मुज़र असरात पड़ते हैं और ये वैसे भी इंसानी जो है ये फितरत होनी चाहिए कि हम लोगों को जो चीज़ खिलाएं वो अच्छी खिलाएं, फ्रेश खिलाएं और ब्रांडेड खिलाएं। ये बहुत सी चीज़ें हमने यहाँ देखी जो ब्रांड थी नहीं, ऐसे लिफाफों में पैक करके रखी हुई थी, फ्रीज करके रखी हुई थी। इनके प्रॉपर सैम्पलिंग करके और हम हमारी जो वैसे भी एक टीम है जो एसी फूड के अंडर है उनको भी हदायत हम दी है हमने हदायत कि तमाम रेस्टोरेंट को चेक भी करें और देखेंगे इस किस्म की अगर वायलेशन हो रही है, फूड स्टैंडर्ड के हिसाब से चीज़ें नहीं दे रहे हैं तो उन पर अप्रोप्रिएट फाइन भी किया जाएगा, सैम्पलिंग भी की जाएगी और सभी को ये खाने वालों को भी और देने वालों को भी जो खिला रहे हैं उनसे हदायत है कि देख सुन के ही खाएं और जो कमर्शियल एक्टिविटी जो रेस्टोरेंट है काइंडली फ्रेश खिलाएं, अच्छा खिलाएं सबको, क्योंकि आप उसका चार्ज करते हैं तो चार्ज जो अगर करते हैं तो अच्छी चीज़ खिलाएं सबको। डोडा जिले के भलेसा क्षेत्र में इन दिनों रसोई गैस की भारी किल्लत से लोग परेशान हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि पहले गैस सिलेंडर बिना ओटीपी के आसानी से मिल जाता था, लेकिन अब ऐसा ना होने से उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गैस एजेंसियों के बाहर लंबी लंबी कतारें लगी रही और कई लोग घंटों इंतजार करने के बावजूद खाली हाथ वापस घर लौटने को मजबूर है। लोगों का कहना है कि इन्हें इस नए नियम की पहले से कोई जानकारी नहीं दी गई थी, जिससे कि स्थिति और ज़्यादा खराब हो गई है। ईद का त्यौहार नज़दीक होने के कारण घरों में गैस की ज़रूरत भी बढ़ गई है और ऐसे में गैस की कमी और ओटीपी की समस्या ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से जल्द समाधान निकालने की मांग की है। कि यहाँ पर लोग देखे हमने इतने ज्यादा लोग कि आपने देखा रश इतना ज्यादा है लोगों को। ओटीपी का एक चक्कर बहुत बड़ा बन गया है, इश्यू बन गया कि पहले आप ओटीपी लिखाइए, लेकिन यहाँ पर ऐसा पहाड़ी इलाका है, कई लोगों के पास यहाँ ऐसी जगह भी है जहाँ पर मोबाइल नहीं है लोगों के पास और सिमें नहीं है, अगर सिमें है वो गुम चुकी है। लेकिन आज उनको ओटीपी पहले यहाँ लिखाना, आगे ईद का त्यौहार आने वाला था कुछ ही दिनों के बाद, लेकिन लोग परेशान है क्योंकि उनको आज गैस नहीं। यहाँ से कई लोग जो है खाली हाथ चले गए। आपने देखा गैस की गाड़ी भरी हुई है, लोग गैस कर रहे हैं लेकिन उनको मिल नहीं रही। मिल क्यों नहीं रही है कि ओटीपी नहीं है आपके पास। और ओटीपी में कहता हूँ ऐसे भी लोग हैं जिनको पता ही नहीं है। इधर मैं कई लोग देखे जो कह रहे हैं कि ओटीपी, वो क्या बोल रहे हैं, ये ओटीपी के बारे में हमें पता ही नहीं है। उन केवाईसी के बारे में हमें पता है, या तो इनको पहले अवेयरनेस करनी चाहिए थी कि आपको पहले ओटीपी होना चाहिए, आपको केवाईसी करानी चाहिए गैस, उसके बाद ही आपको गैस मिले। और जो अगर यहाँ से जहाँ पर अभी रोड नहीं पहुंची है, जहाँ अभी राशन नहीं पहुंचा है, वहां अगर वहां के लोग किस तरह ओटीपी देंगे, उसके बाद जो है वो अपने गैस यहाँ से लेंगे। और आगे ईद का त्यौहार था तो बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है कि ये ओटीपी का जो सिस्टम है ये ईद के बाद ही आप कर लीजिए, उसके बाद आप अवेयरनेस करें लोगों को, ताकि जो है गैस लोगों को मिल जाए। आगे ईद का त्यौहार है, आपको पता है जरूरत बहुत है लोगों को गैस की, लेकिन खाली हाथ दूर दूर से लोग आए, खाली हाथ यहाँ से चलेंगे। अभी जो गैस आ रही है, अभी हमारा एक बड़ा त्यौहार आ रहा है, ईद उल फितर आने वाली, और अभी जो है इस डेट में जो है एक ओटीपी का सिस्टम रखा है जो कि आज तक नहीं था। आज तक जब अवेलेबल होती थी बगैर ओटीपी के, और आज जो ओटीपी यहाँ गांव में जब गैस मिलती थी तो आज हर गांव के लोग जहाँ स्याही नाले में आ रहे हैं और यहाँ गैस अवेलेबल कर रहे हैं। लेकिन ऐसा शेड्यूल हमने अभी एडीसी डोडा से बात की, एसडीएम साहब अरुण बडियाल से बात की और टीएसओ से बात की। ये बोल रहे हैं कि अभी जो है ओटीपी का नंबर जो है अभी हम बात और करने जा रहे हैं। अभी हमारे एसएमएस में ये आया टीएसओ सर का नंबर, जो गुंदो का सर है टीएसओ सर, तो बोलते हैं ये टीएसओ बिल्कुल मतलब ये नहीं होना चाहिए, ओटीपी का सिस्टम नहीं होना चाहिए, और गांव में ये अवेलेबल होनी चाहिए। जो गैस जो आज जो शाही नाले के अंदर मिल रही है, ये गांव जैसे पहले मिलती थी वैसे, क्योंकि आज जो बड़ा त्यौहार आने वाला है, ईद उल फितर आने वाली है, तो इसमें जो घर में गैस पहुंचनी चाहिए थी। जम्मू कश्मीर में मौसम ने एक बार फिर से करवट ले ली है। मौसम विभाग के अनुसार 20 मार्च तक प्रदेश में मौसम का मिजाज बदला हुआ रहेगा और इस दौरान पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी जबकि मैदानी क्षेत्रों में हल्की बारिश होने की संभावना है। रविवार को जम्मू और इसके आसपास के क्षेत्रों में बादल छाए रहने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। वहीं ठंडी हवाएं चलने से मौसम एक बार फिर से सुहावना हो गया। कुछ स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी हुई, जिससे कि पिछले कुछ दिनों से महसूस हो रही गर्मी से लोगों को राहत मिली है। मौसम विभाग का कहना है
कि आने वाले दिनों में भी बादल छाए रहने और हल्की बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। वहीं बदले मौसम को देखते हुए लोगों को सावधानी बरतने की सलाह भी दी गई है। सर मैं तो यही कह रहा हूँ, ये ग्लोबल वार्मिंग वाला ही सिस्टम हो गया है कि अचानक ही मौसम चेंज हो रहा है। तो मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में जैसे ठंड जैसे बढ़ गई है तो गर्मी में भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। तो ये क्या हो रहा है, ये सिस्टम क्या हो रहा है, ये मेरे को तो यही लग रहा है ये ग्लोबल वार्मिंग ही के मल की आड़े आ रही है, जो ठंड बढ़ गई है दोबारा। और मैंने पीछे पढ़ा भी था न्यूज़ में कि बर्फ दिन ब दिन बर्फ पिघलती जा रही है। लगभग 60% बर्फ पिघल चुकी है, मतलब कि हुई ही नहीं बर्फ, मतलब बर्फबारी हुई ही नहीं। फिर भी अचानक मौसम चेंज हो गया, ठंड बढ़ गई है। तो आगे आगे देखो मौसम गड़बड़ी लग रहा है कुछ। मौसम तो किसानों के लिए फायदेमंद है, पर अगर बारिश ज्यादा तेज हुई तो फिर नुकसान करेगी। नॉर्मल बारिश रहेगी तो फिर तो ठीक है, पर आगे ऊपर वाले पे ये सारा डिपेंड करता है कि भाई क्या मौसम क्या क्रिएट होता है। आज फिर से जो मौसम ठंडा हो गया, आज मौसम फिर ठंडा हो गया है। ऐसे गर्मी फील होने लगा था जैसे मई जून का महीना आ गया, लेकिन ये बारिश होने के कारण थोड़ी सी राहत महसूस कर रहे हैं हम। और मैं तो अब इसमें यही कह सकता हूँ कि सारे जम्मू वासी इसका लुत्फ उठाएं अभी बारिश का। और बहुत ही अच्छी बारिश और बहुत अच्छी मौसम हो रही है, इसमें शादी वादी भी है, ये फंक्शन चल रहे हैं, तो इसमें खाने पीने में भी सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं, थोड़ा मौसम ठंडा रहता है तो। सर देखिए, मैं भी एक किसान फैमिली से बिलोंग करता हूँ, और उसके हिसाब से जो अभी बारिश हो रही है, अगर गेहूँ पके होंगे तो वो बारिश तो ख़राब करेगी। अगर गेहूँ अभी कनक लगे हुए हैं तो उनके लिए फ़ायदेमंद होगा। अगर ज़्यादा बारिश ना हो, ओले वगैरह ना गिरे तो सही है। अगर ज़्यादा बारिश हुआ, ओले गिरे तो फिर नुकसान भी हो सकता है। दूसरी लाइट की जहाँ तक मैं बात करूँ तो लाइट ऐसे कट हो रहा है, हम कमर्शियल इलाके में रहते हैं, हमारा काम ही सारा लाइटों से रिलेटेड है। तो ये गवर्नमेंट को कोई एडवाइजरी देनी चाहिए कि कितने एक शेड्यूल बनाना चाहिए कि कब लाइट कहाँ की कटेगी और कब आएगी, ताकि उसके हिसाब से शेड्यूल सेट करके अपना काम करते रहें लोग। हाँ, बारिश अभी टिप टिप हो रही है, ठीक है, बूंदाबांदी पड़ रही है, तो 50% दिखाया से मैंने देखा वेदर में। तो आज तो राजौरी पुंछ को कश्मीर घाटी से जोड़ने वाली ऐतिहासिक मुगल रोड यातायात के लिए एक बार फिर से बंद कर दी गई। जम्मू कश्मीर में फिर से बिगड़े मौसम का असर एक बार फिर से मुगल रोड पर देखने को मिला, जहां हुई ताज़ा बर्फबारी के कारण गाड़ियों की आवाजाही दोनों ओर से रोक दी गई है। प्रशासन ने मुगल रोड पर सफर न करने की एडवाइजरी जारी की और लोगों को हिदायत दी गई कि वो फिलहाल मुगल रोड की ओर ना निकले। मौसम साफ होने और मुगल रोड से बर्फ हटाने के बाद ही यातायात को दोबारा से एक बार फिर से बहाल करने के संबंध में कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा। बात करेंगे तारीखी मुगल शाहरा के हवाले से। पीर पंजाल के मौसम में तब्दीली तो ज़रूर आई और तारीखी मुगल शाहरा ट्रैफिक की आमद रफ्त के लिए जो है टेम्परेरी क्लोज कर दी गई है, क्योंकि पीर पंजाल के अपर चीज़ में जो है पिछले 2 घंटों से काफ़ी स्नोफॉल हो रही है, जिसको लेकर तारीखी मुगल शाहरा को ट्रैफिक की आमद रफ्त के लिए अभी बंद कर दिया गया है। ये चंडीगढ़ का मकाम है जहाँ पे 0 पॉइंट जो आप देख सकते हैं, यहाँ ट्रैफिक पुलिस और पुलिस की टीमें लगी हुई हैं, जहाँ पे ट्रैफिक जो है अभी बंद कर दिया गया है। कैमरामैन उस तरफ दिखाएंगे कि इस तरफ भी कई सारी जो है गाड़ियां, जो मुसाफिर जो है सुबह से ही यहाँ इस रोड पर फंसे हुए हैं, जिनमें काफ़ी सारे छोटे बच्चे भी हमने देखे। और यहाँ अभी तो आपने देखा कि किस तरीके से तारीखी मुगल शाहरा को ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए बंद किया गया है, क्योंकि मौसम काफ़ी ख़राब है। ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से भी एडवाइजरी जारी की गई है कि कोई भी शख्स इस शाहरा पर विजिट करने से पहले ट्रैफिक कंट्रोल रूम से रब्ता करे। मैं आकाश मलिक, गुलिस्तान न्यूज़, मुगल शाहरा। सुरनकोट जोन के फजलाबाद स्थित गवर्नमेंट हाई स्कूल में छात्राओं की संख्या लगातार बढ़ रही है और इसमें इजाफा देखा जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि स्कूल की मौजूदा सुविधाएं बढ़ती जा रही हैं और छात्र संख्या के लिए पर्याप्त नहीं है। इस वजह से कई छात्र, विशेषकर लड़कियां, 10वीं के बाद पढ़ाई के लिए दूरदराज के स्कूलों में जाने को मजबूर हैं। लोगों की मांग है कि स्कूल को हायर सेकेंडरी स्कूल में अपग्रेड किया जाए, ताकि लोगों को नज़दीकी जो शिक्षा है वो यहाँ पर ही मिल सके और पढ़ाई में कोई बाधा ना आए। ग्रामीण क्षेत्र के अभिभावक भी इस अपग्रेडेशन के समर्थन में हैं। अधिकारियों से जल्द कार्रवाई की उम्मीद जताई जा रही है, ताकि छात्रों का भविष्य सुरक्षित और सुविधाजनक बन सके। 45 साल पुराना स्कूल
जो कि इससे जूनियर स्कूल भी हाई सेकेंडरी हो गए, वो हो गए तो अच्छी बात है, उनका भी हक था, लेकिन हमारे साथ ये इम्तियाजी सलूक क्यों किया जा रहा है। पिछले दिनों जब असम्बली लगी तो हमारे लोगों की निगाहें असम्बली पे थी कि शायद अभी हमारे ऑनरेबल MLA साहब अभी आवाज़ उठाएंगे अभी, लेकिन उन्होंने किसी और स्कूल का नाम लिया, अच्छा किया, उनका भी हक है, लेकिन बड़ी बदकिस्मती की बात है कि हमारे हाई स्कूल का नाम उन्होंने नहीं लिया। 1000 से 20,000 से ज़्यादा आबादी है और इसके साथ एडजॉइनिंग गाँव हमारा दंदी धड़ा है, इसके साथ हमारा एडजॉइनिंग धड़ा मोड़ा है, और बच्चे तो जूं तू करके चलो जाते हैं, लेकिन हमारे लोग बच्चियों को तालीम देने से कासिर हो गए हैं, क्योंकि दूर दराज भेज नहीं सकते, ना ही तो वो सुन्नकोट हो या बाटा दुनिया हो या गूंथल हो, ये दूर दराज भेजना मुश्किल है। हमारी यही मांग है कि हम LG इंतज़ामिया, हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से ये गुजारिश है, हमारे DC पुंछ के मेहरबानी करके इस हमारा ये जो हक है हमें दिया जाए, और ये बहुत ही पुराना स्कूल है, इसको प्रायोरिटी बेस पे होना चाहिए था, लेकिन अगर नहीं हुआ मेहरबानी करके अब तो हो जाए। जैसा कि तमाम लोगों को पता है कि फजलाबाद हमारा पिछले 70 सालों से ये हाई स्कूल ही है। हमारी ये गुजारिश है कि ये हाई सेकेंडरी होना चाहिए, जैसा कि आप लोगों को पता। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।